नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत राष्ट्र राज्य में गड़बड़ियों का एक बड़ा कारण कराधान व्यवस्था है। कई गंभीर संकटों और आर्थिकी के खोखलेपन की वजह आजादी के बाद बना कराधान ढांचा और उसका प्रशासन है। उस नाते वस्तु एवं सेवा कर या कि जीएसटी विधेयक आजाद भारत में कर सुधार का ऐतिहासिक मुकाम है। विधेयक यूपीए सरकार ने बनाया, तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। इसलिए लोकसभा में बहस के दौरान अरुण जेटली ने जब कांग्रेस को याद दिलाया कि यह उनका बनाया विधेयक है, तो सोनिया गांधी ने पलटकर याद दिलाया कि भाजपा ने तब विरोध किया था। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा की मोटी सहमति से लोकसभा में विधेयक मजे से पास हुआ। कोई संदेह नहीं है कि इन दिनों देश विदेश में भारत के कराधान ढांचे को लेकर जैसी बहस और आशंकाएं हैं, उसमें जीएसटी पर बात बनना भारत की साख को बढ़ाने वाला है। जीएसटी एक मायने में कराधान के पुराने जंगल राज को खारिज करना है। कराधान के कई मामले आर्थिकी में ऐसी फांस बनाए हुए हैं जिसका यदि तुरंत निदान हो तो आर्थिकी दौड़ने लगे। पिछली तारीख से कंपनियों को थमाए गए कर वसूली नोटिस हो या मेट टैक्स, सबसे निवेश माहौल बिगड़ा हुआ है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, लोकसभा में जीएसटी का पास हो जाना और उसके बाद एक तरह से ये मोटी मोटी सहमति बन रही है सब राजनीतिक दलों में कि हाँ इसकी जरूरत है, ये अपने आप में कराधान ढांचे को अपने इस देश में बुनियादी परिवर्तन की तरफ बढ़ने वाला कदम नहीं है। ये बिल्कुल है। और इनफैक्ट इसको लेकर के देखिए, पिछले कई सालों से, कम 5-6 सालों से गंभीर कोशिश हो रही थी। पिछली सरकार ने भी इस पर बहुत कोशिश की सहमति बनाने की। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के जब वेस्ट में बंगाल में जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, उसके असीम दास गुप्ता उसके कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन इतने सारे कोशिशों और पॉलिटिकल सहमति बनाने, उसको लेकर के जितने तरह के सवाल थे, क्योंकि ये सचमुच ये बड़ी बात है कि वो मेजर शिफ्ट है आपके कराधान के ढांचे में। एक बहुत बड़ी छलांग है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक ऑल इंडिया मार्केट बनाने के लिहाज से। तो ठीक है, उसको लेकर के बहुत तरह की राज्यों की दिक्कतें थी, समस्याएं थी, आशंकाएं थी। पर अब 6 सालों में भी अगर हम कोई सहमति नहीं बना पा रहे हैं, 7 सालों में भी, तो ये एक चिंता की बात है। अच्छी बात यह कि पार्लियामेंट में, खास करके लोकसभा में जिस तरह से पास हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज में एक रियलाइजेशन आया है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग समस्या थी जिसको हम रिजॉल्व अगर करना चाहते हैं तो ये पास होना चाहिए। तो ये एक सही दिशा में बढ़ा हुआ कदम। पर आनंद जी, जीएसटी हो या इससे पहले इनकम टैक्स के नए फॉर्म को लेकर जो विवाद हो वो हो, या एफआईआई मेट को लेकर जिस तरह के रिजर्वेशन बताती रही है, इन सबसे ये नहीं लगता कि इस देश की आर्थिकी में सबसे बड़ी बाधा या एक बहुत बड़ा कारण जो फंसे हुए होने का कारण वो टैक्सेशन या कराधान ढांचा है और उसका प्रशासन है? एक महीने में देखें तो हाल के जो विवाद उठ करके जितने भी विवाद उठे पिछले 5-6 सालों और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो नुकसान हो रहा है, और पूरी दुनिया में जो एक इमेज बन रही है कि यहाँ की जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही अनस्टेबल है और उसके बारे में प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। और जो भी आपने इश्यूज फ्लैग किए, ये सबको महसूस हो रहा है, यहां तक कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी ये पता है कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहां तक कि आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनावों से पहले बीजेपी ने ये मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठाया कि हमारे देश में एक तरह का टैक्स टेररिज्म चल रहा है, हम टैक्स सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसको प्रो पीपुल करेंगे। और एक तरह से खुद पिछले दिनों अभी जब अरुण जेटली गए थे वॉशिंगटन, तो वहां सबसे ज्यादा सवाल उनको टैक्स को लेकर के पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब फ्रांस और ब्रिटेन गए तो उनको भी बार बार ये जवाब सवाल। तो एक तरह से अब ये एक समय आ गया है जब एक बहुत साफ सुथरा स्पष्ट मैसेज भेजा जाए कि हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, एक तरह से प्रो पीपुल है और उसमें एक स्टेबिलिटी है। माने उसको लेकर के आप आज ये है और कल वो हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और ये भी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार ने काफी चर्चा और बहस और मुबाहिसे और सबके सहमति के बाद एक कोई बनाया, और अगर मान लीजिए इस देश की सारी कंपनियां जो देशी कंपनियां हैं अगर उन पर मैट लागू है तो क्यों विदेशी पर लागू नहीं होना चाहिए? तो एक इक्विटी का भी सवाल है। तो इसको लेकर के लेकिन इसको लेकर के विदेशी कंपनियों से या जो एफआईआईज हैं उनसे बात
ऑल ऑफ सडन एक आउट ऑफ ब्लू नहीं आ जाना चाहिए कोई भी रिफॉर्म नहीं, लेकिन तो एक कंसेंसस बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ इस तरह के ब्लैकमेल की भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों आखिर सिंगापुर हो, हांगकांग हो, अमेरिका हो या लंदन, वहां के जो टैक्सेशन ढांचे में वहां इस तरह के विवाद उतने नहीं होते कि पूरा जाम हो जाए, और यहां क्यों हुआ ये पिछले 5-6 सालों में? देखिए, मुझे लगता है कि उसका एक तो कारण यह भी है कि एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी भारत में बहुत ज्यादा। दूसरी ये भी रही है कि एक तरह से जो अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आए उन्होंने अलग अलग अपने सामने ये रखा, मार्ग निर्देशन रखा। तीसरा, एक डेवलपिंग कंट्री होने के कारण और एक फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत ही स्ट्रांग स्टेट्स बीच में हो गई, उसके कारण भी एक तरह से कोई कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में बहुत मुश्किल हुई। चौथी बात यह है कि जैसे यूरोप में और अमेरिका में आप देखेंगे कि लंबे समय से उन्होंने इस तरह के मॉडल में उन्होंने अपने को खुद तक यहां तक पहुंचा दिया है। और चूंकि उनको खुद यूरोपियन यूनियन, देखे सारे देशों में लगभग एक तरह का वो जो यूरोपियन यूनियन बना, उसके पीछे टैक्स और बाकी चीजों का एक तरह से यूनिटी फॉर्म की उन्होंने। तो अभी भारत जैसे विकासशील देश में ये समस्याएं रहेंगी, लेकिन हर बार ये एक तरह से उभर कर बार बार आना और इतनी तेजी से आना, लगता है उससे हम अपने कोई सबक नहीं सीखते अपनी गलतियों से, और जो हमने पीछे गलतियां की या फॉल्ट किए उनसे कोई सबक नहीं सीखा। अब जैसे देखिए, अब आप पिछली सरकार ने एक बनाया कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, नई सरकार ने आगे कहा कि नहीं, उसको हम कर सकते। तो अब इससे तो एक मैसेज ये जाता है कि 5-6 साल लोगों ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, वित्त मंत्री लगातार, तो एक तरह से जो एक तरह से आप कहिए कि कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कुछ नीतियों के मामले में, वो इतना एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, इससे एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन आज के वक्त का जो आर्थिक गतिरोध है उसमें ये इशू जो टैक्स वाला, ये कितना बड़ा आप मानते निर्णायक है? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लेकर के मैं ये जैसे हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं शेयर मार्केट वगैरह में, और अचानक उसका काफी तेजी से गिरना या रुपए का गिरना, इसको 2-3 तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये भी है कि कई बार ऐसा लगता है मुझे कि FIIs की जो ताकत है और शेयर मार्केट जिस तरह से कंप्लीटली उन पर, वो हमारे शेयर बाजार के ऊपर बहुत ज्यादा बताते हैं बार बार ताकत को, एक तरह से वो ब्लैकमेल भी कई बार करते हैं अपने अनुकूल नीतियां बनाने के लिए। दूसरी भी एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि ये केवल उसके कारण नहीं है, अभी हाल के दिनों में कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट है, जो बेसिक इकोनॉमी है उसमें भी अभी भी उस तरह का इंप्रूवमेंट नहीं है। और तीसरा, जो हमारी पॉलिसीज को लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस थे, तो जिसको कहते हैं कि एक बार एलन ग्रीनस्पैन ने अमेरिकी शेयर बाजारों के बारे में कहा था कि इर्रेशनल एक्सुबरेंस है, तो जिसको हम कहते हैं अतार्किक उत्साह भी कई बार दिखाई पड़ता है। तो पिछले साल से जो अतार्किक उत्साह हुआ तो वो थोड़ा एक तरह से कोर्स करेक्शन भी है। तो जो कई बार मार्केट में करेक्शन होता है उससे किसी की नींद नहीं उड़नी चाहिए, सतर्क जरूर रहना चाहिए, सचेत जरूर रहना चाहिए, लेकिन एक तरह से ब्लैकमेल की भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए।